अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ का वीज़े की दरख्वास्त जो है मुस्तरद होने के बाद काफ़ी बहस जो है वो चल पड़ी है और ज़ाहिर है कि अब जो कुछ होना है वो क़वाइद और ज़वाबित और कानूनी रास्ते से होना है। क्या मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वापस आएंगे या उनको आना पड़ेगा? उनके पास ऑप्शंस क्या हैं कि अपील में वो जाएं या फिर सियासी पनाह की दरख्वास्त दायर करें? क्या वो इन ऑप्शंस की तरफ भी जाएंगे? दिखाई ये देता है कि जहां उनको इन सारी मुश्किलात का इस वक्त बैरून मुल्क सामना है, एक और बड़ी मुश्किल भी ये है कि उनका जो पासपोर्ट है वो फरवरी के महीने से मनसूख हो चुका है और ज़ाहिर है कि उसकी तजदीद भी नहीं हुई है। ये भी एक बुनियादी मसला है कि एक वैलिड डॉक्यूमेंट जो है उसके ना होते हुए किस तरीके से बाकी मामलात जो हैं वो तय हो पाएंगे। ज़ाहिर है अब इसके लिए ऑप्शंस हैं, फिर कानूनी तरीक़ाकार है, वो किस हद तक मुआविन साबित हो सकता है बरतानिया में उनके मज़ीद क़याम के हवाले से, और फिर उसके बाद की जो सूरत हाल है वो क्या होगी। एक और चीज़ इसमें देखने की ये है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के बरतानिया जाते ही यहाँ पर जो सूरत हाल रूनुमा हो रही है उसके अंदर उनकी पार्टी जो है उसकी क़यादत भी इज़्मेलाल का शिकार दिखाई देती है, दिलगुफ्ता दिखाई देती है और थकी हुई दिखाई दे रही है। कुछ का ख्याल है कि कारोबार भी मुतासर हो रहे हैं, आगे की कोई सूरत हाल नाक नक्शा जो है वो वाज़ेह नहीं है और दो बयानियों में तकसीम हुई ये इस वक्त पार्टी है। दिसंबर तक की सूरत हाल जो है और वक्त जो है वो इंतहाई अहम है। बहुत सी तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी और देखना ये है कि इन तब्दीलियों का मुकाबला करते हुए क्या मुस्लिम लीग नवाज़ जो है ख़ुद को यकजा रख पाती है या नहीं रख पाती है। एक और चीज़, जिस रफ्तार के साथ इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है, उससे और बहुत से सवालात जो हैं वो भी जन्म ले रहे हैं। बुनियादी तौर पर ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अशतर औसाफ साहब, साबिक़ अटॉर्नी जनरल रहे। हमारे साथ मौजूद हैं हामिद खान साहब, साबिक़ सदर रहे सुप्रीम कोर्ट बार के। अशतर औसाफ साहब, ये फरमाइएगा कि बहुत सी बहस तो हो चुकी है, लेकिन देखना ये है कि नवाज़ शरीफ साहब के पास एक ऐसी सूरत हाल में जबकि उनके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट भी नहीं है, उनकी बरतानिया में वीज़े की दरख्वास्त मुस्तरद हो चुकी है, उनके पास फिर ऑप्शंस अब क्या हैं? महदूद हो गए हैं कि कोई रास्ता है जो वो इख्तियार कर सकते हैं? मैं देख रहा हूँ जी कि हर चैनल के ऊपर बहसा चल रहे हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का वीज़ा मुस्तरद हो गया है या उसके अंदर एक्सटेंशन की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है। अभी तक जो फ़ैसला होम ऑफिस ने वहाँ किया है वो आपके सामने नहीं है, मेरे सामने नहीं है और हम सिर्फ़ क़यास आराइयाँ कर रहे हैं। लेकिन जो लीगल सिचुएशन है, जो इंग्लिश लॉज़ के मुताबिक है और जो वहाँ के कवानीन के मुताबिक होगी, वो बेहतर तो वही बता सकते हैं जो कि इमिग्रेशन के कवानीन के माहिर हैं। और मुझे यकीन है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब उनसे मुशावरत कर रहे होंगे और उनसे मुआवनत हासिल कर रहे होंगे। लेकिन जब एक साहब के पास जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट ना हो तो फिर जवाज़ पैदा हो जाता है उन साहब का उसी मुल्क में रहने का जहाँ पे वो दाखिल हुए थे और वैलिड वीज़ा पे दाखिल हुए थे। एक तो ये पहलू हो गया। दूसरा, अगर हुकूमत चाहती थी उनको वापस लेके आना तो फिर उनको उसका एक तरीक़ाकार था जिसको उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उनका जब पासपोर्ट है मनसूख करने से तो ये चीज़ वाज़ेह हो गई है दुनिया पे भी और ख़ास तौर पे उन हुकाम पे जिन्होंने ये फ़ैसला करना है कि उनको जो है प्रॉपर लीगल जो है असिस्टेंस नहीं मिलेगी, उनकी जो ड्यू प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं किया गया और पाकिस्तान में उनके साथ नाइंसाफ़ हो सकता है, बल्कि उनको यहाँ पे आने से ख़तरा है। एक और बहुत बड़ा पहलू है और वो है उनकी सेहत। डॉक्टर्स ने यहाँ पे भी सर्टिफाई किया और वहाँ पे भी सर्टिफाई किया कि वो ट्रैवल करने के काबिल नहीं है और वो जहाज़ का ट्रैवल नहीं कर सकते। तो इन सब सूरत हाल के ऊपर जो मजमूई बात बनती है वो यही है कि उनको इंडेफिनिट स्टे वहाँ पे होगा और वो उनको मिल जाना चाहिए।
ये तो लीगल पहलू हो गया और जो फैक्चुअल। ठीक है, मैं अशतर साहब आता हूँ ताकि मैं ज़रा हामिद खान साहब की भी राय ले लूँ। हामिद खान साहब ये फरमाइएगा कि जब आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या ये ज़रिया बन सकता है कि आपको वहाँ पे आपके जो रहाइश है उसमें तोसी कर दी जाए? देखिए, ये तो होस्ट कंट्री का जो है उनकी मर्जी है। अब जहाँ पर वो है, ये जो उनका वहाँ पर स्टे जो है वो तो बरतानिया की हुकूमत पे है। बरतानिया की हुकूमत उनको किस तरह से ट्रीट करना चाहती है, क्या उनको वो समझती है कि इनकी सेहत इस काबिल नहीं है कि ये ट्रेवल कर सके, तो उनकी जान को खतरा है। उस सूरत में तो यकीनी तौर पर इनको इस सूरत हाल में नहीं डालना चाहिए जिससे उनकी जान को खतरा हो। ये उन्होंने जजमेंट करनी है कि आया वो मजीद इलाज होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो उसके लिए तो उनके लिए इंग्लैंड ही बेहतर है, जैसे कि सूरत कुछ चल रही है। अब ये तो बात फैसला उनका है। बात वहाँ पर लीगल प्रोसेस तो है कि जो फैसला है उसके खिलाफ अपील भी गालबन लाई करती है होम सेक्रेटरी के पास, तो वो अपना जो बैलेट ड्यू प्रोसेस है वो कर सकते हैं अपने लिए। लेकिन बात ये है कि मैं ये समझता हूँ ये ठीक नहीं किया कि उनका जब पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था तो उनको पासपोर्ट नया जारी करना चाहिए था पाकिस्तान गवर्नमेंट को। शहरी जो है उसका एक राइट है कि उसके पासपोर्ट को एक्सटेंड किया जाए। वो जो मतलब मुकदमात फेस कर रहे हैं वो एक अपनी जगह एक रियलिटी है, वो तो चलेगी, लेकिन किसी भी शहरी को उसके पासपोर्ट के हक से महरूम करना मुनासिब नहीं होता। अगर आप इसको वापस भी लाना चाहते हैं तब भी उनको पासपोर्ट देना चाहिए। तो ये सूरत हाल मैंने। अच्छा, अब हामिद खान साहब आपसे शुरू कर रहा हूँ। आप क्या समझते हैं कि मियाँ साहब के पास ऑप्शंस आपको क्या इस वक्त दिखाई दे रहे हैं? हामिद खान साहब। हाँ, मियाँ साहब के पास ऑप्शन जो है वो तो एक तो वहाँ की लोकल जो उनका ड्यू प्रोसेस है उसके मुताबिक है। अगर जो फैसला किया है उसके खिलाफ वो अपील करें उनके अपने कानून के मुताबिक, ताकि उनका स्टे एक्सटेंड किया जा सके। नेचुरली वो तो मामला सारा बरतानिया की हुकूमत और बरतानिया की लीगल प्रोसेस पे है कि उनको मजीद टाइम देते हैं नहीं देते हैं। वो चाहे इनके पास वैलिड पासपोर्ट हो ना हो, तब भी ये भी मामला होस्ट कंट्री ने करना है कि क्या रिकॉग्नाइज करते हैं वो। तो इसलिए पहली ऑप्शन तो उनके पास यही है कि वो होस्ट कंट्री जहां पर वो हैं उनके लीगल प्रोसेस के तहत जो भी कानूनी चाराजोई है वो करें। ठीक है नाज़रीन, हमारी वेलकम बैक। अशतर वसाफ साहब, ये फरमाइएगा कि ब्रेक पर जाने से पहले हामिद खान साहब ने भी इस बात से इत्तफाक किया है कि नवाज शरीफ साहब को पासपोर्ट जारी किया जाना चाहिए था। चलें, ये तो एक फैक्टर है, लेकिन जो ऑप्शंस ज़ेर बहस हैं वो ये हैं कि या तो वो अपील करें या फिर ये कि सियासी पनाह जो है वो हासिल करें। आप समझते हैं कि मियाँ साहब सियासी पनाह की सतह तक जा सकते हैं? मैं समझता हूँ कि सियासी पनाह तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। फॉर अ स्टेट्समैन इस तरह की कोई सिचुएशन जो है वो नहीं होनी चाहिए, ना मुझे लगता है कि वो इस तरफ जाएंगे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ये सूरत हाल पहली दफ़ा उनके साथ नहीं हो रही। पहले भी इसी तरह हुआ। पहले भी आप याद करें कि नैब के केसेस चले, उनकी कन्विक्शन हुई और उसके बाद उनको सऊदी अरेबिया में भिजवा दिया गया। ही वॉज सेंट अवे। वहाँ से फिर वो इंग्लैंड गए और फिर अल्टीमेटली वो वापस पाकिस्तान आए। और ये सब चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं। उनका पहले भी पासपोर्ट जो है उसको कैंसिल कर दिया गया था, उसको तौसीक नहीं की गई थी। ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन जो लॉ के अंदर है वहाँ पे इंग्लैंड में, उसमें है ऑटोमेटिक अपील। यानी एक अपील होती है जिसमें ऑटोमेटिकली स्टे हो जाता है। आपका वहाँ पे जो रिहाइश है वो इलीगल नहीं होता।
दूसरा ऑप्शन उनके पास है कि अगर ट्राइब्यूनल उसको टर्न डाउन कर दे, जिसका मुझे लगता नहीं है कि ऐसी कोई बात होगी, क्योंकि जो भी शवाहिद मौजूद हैं उस पर बहुत सारी प्रेसिडेंट्स यानी नज़ीर मौजूद है कि ऐसे हालात में, ऐसे वाक़यात में, और जब इस तरह की सिचुएशन हो तो फिर जो ट्राइब्यूनल है वो उन साहब के हक़ में फ़ैसला करता है जिन्होंने अपील फ़ाइल की हो अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ नॉट रिन्यूइंग द स्टे। अब उसके बाद क्या है? उसके बाद है जुडिशल रिव्यू, वो भी ऑप्शन उनके पास मौजूद है। इसके अलावा एक ऑप्शन है, और वो ऑप्शन ये है कि उनके जो बेटे हैं उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं और वहाँ पे भी उनको इंडेफिनिट स्टे मिल सकता है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अशख़ास हैं जिनसे मैं ख़ुद वाकिफ़ हूँ जिन्होंने वहाँ पे जाके इंडेफिनिट स्टे लिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ टू फैक्टर्स। वन, that they are over 65 years of age and that their children, यानी उनके बच्चे 65 साल से उम्र उनकी ज़्यादा है और उनके बच्चे जो हैं उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो उनके लिए कोई ये मुश्किल हालात पैदा नहीं हुए हुए, वो पहले भी इन सिचुएशन में से गुज़र चुके हैं और अब फिर वैसी ही कोई सिचुएशन आई हुई है। अच्छा, इसमें हामिद खान साहब ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसके अंदर हुकूमत का अपना एक रवैया और अपना एक तर्ज़ अमल है। ज़ाहिर है पासपोर्ट का मनसूख किया जाना जो है वो हुकूमती इक़दाम है, पहले भी हो चुका है। इसमें जो ऑप्शंस हैं उनकी तरफ अशतर रसाफ़ साहब ने इशारा किया है। तो क्या ये समझा जाए कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो उनको कानूनी एतबार से तो मुश्किल नहीं है, लेकिन जो बरतानिया में भी एक तब्दीली आ रही है कि वहाँ पे जो इस हवाले से कहा जा रहा है कि गैर कानूनी आमदन के हवाले से जो पाक की गई हैं और जो वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी गई हैं उसके हवाले से पूछगिछ का सिलसिला जो है वो है, तो उनको कोई मुश्किल इस हवाले से पेश आ सकती है? देखिए, इस मामले में मैं कुछ नहीं कह सकता कि उनकी कानून के मुताबिक जो कुछ उनकी प्रॉपर्टी वहाँ एक्विजिशन है उसका उनको किस हद तक जवाबदेह होना पड़ सकता है, क्योंकि बुनियादी तौर पर जो एलिगेशन है इनके खिलाफ पाकिस्तान में वो तो ये है कि यहाँ से पैसे निकाल के और बाहर भेज के वहाँ प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं और वो किसी वैलिड इनकम और वैलिड सेविंग का नतीजा नहीं है, बल्कि उसके पीछे मनी लॉन्ड्रिंग है या और इलीगल एक्टिविटीज हैं या जिस तरह भी है, जो कि पॉलिटिकली ये एक दूसरे को कहते हैं कि जी इन्होंने मुल्क में लूट मार की है। बहरहाल ये तो एक और इशू है जिसको उन्होंने लीगली फेस किया भी है और करना भी है आइंदा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसकी जो ब्रिटेन में, बरतानिया में, क्योंकि ये एलिगेशन नहीं है कि बरतानिया में उन्होंने किसी किस्म के पैसे लिए हैं या कोई गैर कानूनी काम किया है, तो उस सूरत में तो वहाँ भी कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन अभी तक मेरी नॉलेज में नहीं है कि इन पर कोई ऐसा एलिगेशन है कि जो बरतानिया के हवाले से हो। अच्छा, लेकिन इसमें हामिद खान साहब ये सवाल पैदा होता है कि एक चीज़ जो बड़ी शदुमत के साथ अब कही जा रही है कि आखिर ये वॉल्यूम 10 अगर खोलें तो कहते हैं जी उसके अंदर से कुछ पता चल सकता है, तो उसको खोल लेना चाहिए था। किसने इनको रोका हुआ था कि वॉल्यूम 10 ना खोलें? लेकिन ना ये चीजें जो है ये मुनासिब ही नहीं होती कि आप किसी के सर पर एक लटकती तलवार रखें और जो प्रोसेस है उसको मुकम्मल ना करें। तो इसमें क्या खास बात थी कि वो यूएटी जो थी उसने जो अगर 10 वॉल्यूम्स दी है तो उसमें से 9 खोली गई और 10वीं नहीं खोली गई। इसमें क्या मंतक थी मुझे नहीं मालूम, ना मुझे समझ में आ रही है कि क्या। लेकिन अगर आपने वो खोली नहीं है तो फिर उसको बंद ही रहने दें, फिर उसको नए सिरे से खोलने की क्या जरूरत है? क्योंकि बात यह है कि जो भी कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए उसको मुकम्मल होना चाहिए, उसमें से कुछ पीछे नहीं रखनी चाहिए ताकि आइंदा के लिए ये उनकी सर पर लटकती तलवार रहे। ठीक है। अच्छा, अब इसमें अशरफ साहब ये फरमाइएगा
कि आप फिर ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इस हवाले से बहस हो रही है वो कोई उसमें कोई वो एक सियासी बहस है, कानूनी एतबार से मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इंग्लैंड के अंदर ठीक है जब तक चाहें क़याम कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके बात का जवाब देने से पहले एक छोटी सी बात बयान कर दूं। जब हम रिकॉर्ड देखते हैं और जजमेंट्स देखते हैं तो जो करप्शन का इल्ज़ाम लगाया गया था मियाँ नवाज शरीफ पे, उसमें वो बरी हो चुके हैं। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और वो जजमेंट जो है जब वो इंग्लैंड में वो उसको देखा जाएगा तो करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस की बात जो है उसको बिल्कुल रद्द कर दिया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जो इल्ज़ामात हैं वो इल्ज़ामात ही हैं, वो प्रूव नहीं हो सके कि यहाँ से पैसे कब गए, कैसे गए, क्योंकि यहाँ से पैसे वो नहीं गए। और ये बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ कि ये जो जज का जो स्कैंडल था वीडियो वगैरह का, ये जजमेंट्स भी जो हैं और ये ऑर्डर है ये भी ख़त्म हो जाएगा। और जब ये सब चीज़ें होम ऑफिस के सामने रखी जाएंगी तो 2 मिनट लगेंगे उनको ये कहते हुए कि जनाब वहाँ ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ, इसलिए हम उस कन्विक्शन को भी नहीं मानते। ये तो वो पहलू हो गया। और जहाँ तक आपका ये बात कि ये जो बहस हो रही है, वाकई ये बहस बग़ैर ऑर्डर को पढ़े हुए, बग़ैर सियाक व सबाक को देखे हुए हो रही है। और ये सब और सारी बातें सियासी हैं। इसके अंदर लीगल एस्पेक्ट्स जो हैं वो नंबर 1 इंग्लैंड का कानून चलेगा, उनकी अपनी एक पॉलिसी चलेगी और इट इज़ देयर जजमेंट, यानी फ़ैसला उन्होंने करना है, अपने कानून के मुताबिक फ़ैसला करना है और उस पर जो नज़ीर मौजूद है उसके मुताबिक फ़ैसला करना है। हम यहाँ पे बहुत सारा वक्त, अपनी बहुत सारी तवानाइयाँ, तमाम वज़रा जो हैं वो इसी तरफ लगे हुए हैं। हर तरफ यही हिजान है, क्या ही अच्छा हो कि हम अपनी तवानाइयाँ जो हैं वो बेहतर और मस्बत और कोई कंस्ट्रक्टिव चीज़ों के ऊपर लगाएं। हम क्यों नहीं लीगल रिफॉर्म्स की बात करते? हम लीगल रिफॉर्म्स को बिल्कुल पीछे छोड़े हुए हैं, हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को पीछे छोड़े हुए हैं। हम महंगाई और बाकी चीज़ों के ऊपर से तवज्जो हटाने के लिए इन चीज़ों पे ले जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें इन सब चीज़ों के ऊपर तवज्जो ज़्यादा देनी चाहिए। ना बैक अब एक और चीज़ जो है वो बुनियादी तौर पर ज़ाहिर है इमरान खान साहब जो हैं वो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीनों का मुआयना भी कर रहे हैं। अब उन्होंने एक और नई मशीन जो है उसको देखा और बड़ी मुबारकबाद दी कि उसका इंटरनेट से कनेक्शन नहीं है और उसके ज़रिए बड़े साफ़ और शफाफ इंतखाबात जो हैं वो हो सकते हैं। हामिद खान साहब, आप समझते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो मुतमईन हो जाता है तो ये मामला तय हो जाएगा और आप इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन की तरफ जा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, उसको हर्ज नहीं है। दूसरे दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन, वोटिंग मशीन इस्तेमाल होती हैं। उनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ईवीएम्स में कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता ये देखने की ज़रूरत है कि उससे कोई रिगिंग तो नहीं हो सकती, उससे कोई और गलत जो है रिजल्ट तो नहीं लिए जा सकते। ये सारी चीज जो एक टेक्निकल है जो कि कंप्यूटर एक्सपर्ट्स ही बता सकेंगे। मैं तो यही समझता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स होने में कोई हर्ज नहीं है अगर वो सेफ हो और वो जो है इलेक्शन जो है उसको इलेक्शन जो है उसमें उसकी फेयरनेस और उसका दुरुस्त इलेक्शन होने का रास्ते में कोई रुकावट नहीं आ रही। तो अशरफ साहब आपका इस पे टेक क्या है, फिर आगे ज़रा बढ़ते हैं। जी बिल्कुल, देखिए मुल्क में जो सारे सिलसिले चले आ रहे हैं उसके अंदर इम्प्रूवमेंट होने की बहुत ज़रूरत है। इस्लाहात हर जगह होनी चाहिए और इस्लाहात अगर वोटिंग के निज़ाम में भी हों तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं हामिद खान साहब की बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ कि अगर ये फूल प्रूफ एक तरीका बन जाए जिसमें हैकिंग, रिगिंग अपनी जगह पे है, हैकिंग एक और एस्पेक्ट है कि जिसके अंदर उसको जो सारे प्रोसेस को अगर कोई बाहर से करप्ट करना चाहे अगर वो करप्ट ना हो जाए, और जो उसका पहली बात है टेबुलेशन, दूसरा है कैलकुलेशन और तीसरा है वेरिफिकेशन, ये तीनों एस्पेक्ट्स फूल प्रूफ हों तो कोई हर्ज नहीं है, होना चाहिए। इससे भी बेहतर अगर कोई सिलसिला हो सकता है
तो वो भी होना चाहिए। लेकिन क्या ये हतमी है, इसके ऊपर मुझे एतराज़ होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ पे भी ये सारे काम किए गए हैं वहाँ पे दो बातें बहुत सामने आई हैं। एक उसका जो एक्सपेंस है कि एक वोट जो इस तरीके से कास्ट किया जाएगा उस पर एक्सपेंस कितना आएगा। अगर वो एक्सपेंसिव नहीं होगा तो फिर बात बनती है, अगर इसका एक्सपेंस ही बहुत ज़्यादा होगा तो खामखा का बोझ डालने की बात है। नंबर 2, उसके अंदर जो उसको मैनिपुलेट करने का है वो बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं, और उसको मैनिपुलेट अगर कर लिया जाए तो फिर आपके पूरे सिस्टम पे से एतबार उठ जाएगा। तो इसको ज़रूर देखें, कोई हर्ज नहीं है, कोई रद्द करने की ज़रूरत नहीं है। इसको देखने के बाद ऑपोजिशन को साथ लेके चलें, ऑपोजिशन को दिखाएं, डेमोन्स्ट्रेट करें। ये सब बातें जो हैं वो यकतरफ़ा नहीं होनी चाहिए, ये इम्पोज नहीं होनी चाहिए। इसमें कलेक्टिव विजडम का एक बहुत बड़ा आंसर है जो मिसिंग है। कलेक्टिव विजडम को लेके आइए। अच्छा, इसमें हामिद खान साहब ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर इंतखाबी इस्लाहात की बात होती है, आप ये नहीं समझते कि 18वीं तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन को जो क़ुव्वत और ताकत अता की गई वो मौसर है, उसमें मज़ीद इस्लाहात की आप कानूनी तौर पर समझते हैं ज़रूरत है मज़ीद? देखिए, जो 18वीं तरमीम या उससे पहले थी जो आइन में शिकें थी, उसके मुताबिक तो मकसद यही था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, ताकि वो इलेक्शन कराना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसका साफ सुथरे और ट्रांसपेरेंट होना बहुत जरूरी है। तो ये तो जरूरी चीजें हैं। अब उसी जज्बे को या उसी स्पिरिट को सामने रखते हुए जो भी इस्लाहात की जरूरत है जरूर की जाए, लेकिन किसी तौर भी इलेक्शन कमीशन की इख्तियारात में कमी नहीं आनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को मजबूत करना चाहिए, ना सिर्फ ये कानूनी तौर पर उसको फाइनेंशियली भी मजबूत करना चाहिए, जैसे कुछ ममालिक में है, जैसे इंडिया में है बड़ी हद तक। उसकी जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है वो बड़ी जरूरी है। जब तक हुकूमत जब तक हुकूमत पे डिपेंडेंस है उसकी फाइनेंशियली, तो वहाँ उसकी कमजोरी पैदा हो जाती है। उन्हें लामहला हुकूमती मशीनरी का साथ लेना पड़ता है, हुकूमती जो है ऑफिशियल्स को बिठाना पड़ता है जिनकी लॉयल्टी डिवाइडेड है। कुछ इलेक्शन कमीशन की तरफ बेशतर उसकी लॉयल्टी जो है वो होती है हुकूमत के साथ, और लिहाजा हुकूमत जो इन पावर है या हुकूमत जो बिहाइंड द सीन एस्टेब्लिशमेंट है वो अपनी मर्जी से बाज़ औक़ात चीज़ों को मैनिपुलेट कर लेते हैं। मेरे पास आखिरी 1 मिनट रह गया है। अशतर साहब, आपकी इस बारे में राय? 100% इलेक्शन कमीशन को ना सिर्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। उसके पास वो तमाम इख्तियारात होने चाहिए जो कि प्रॉपर तरीके से इलेक्शन करा सके। हिंदुस्तान की मिसाल आपके सामने है, और ये भी मैं समझता हूँ कि उनके पास वसाइल जो हैं वो इस तरह होने चाहिए कि जहाँ से वो वसाइल हासिल करना चाहें वो उसको हासिल कर सकें। ये इख्तियार उनके पास और ज़्यादा होना चाहिए। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया अशतर साहब, बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरुका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।